बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक? मैं विजय यादव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच पर। बच्चों, हम इसके पहले वाले टॉपिक में ये पढ़े हैं कि कोई चालक गोला हो, कोई मेटालिक चालक गोला हो, तो उसके कारण उसके किसी बाह्य बिंदु पर, उसके पृष्ठ पर, उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, उसको निकाला गया है। बच्चों, इस टॉपिक में हमें पढ़ना है कि एक समान आवेशित अगर अचालक गोला हो, ये चालक ना हो, अचालक हो, जैसे मान लीजिए कि प्लास्टिक का गोला हो या कांच का गोला हो, उसको चार्ज तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन उसके कारण इसके किसी बाहरी बिंदु पर, इसके पृष्ठ पर और इसके अंदर कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ये हम निकालेंगे बच्चों। तो बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसके पहले आपको ये बताया गया है बच्चों कि अगर कोई चालक गोला और अचालक गोला में क्या अंतर है, पहले ये समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये एक चालक गोला है, मेटालिक गोला है, तो इस पे जो भी आवेश होगा वो इसके सरफेस पे होता है, इसके अंदर कोई आवेश नहीं होता है। सारे आवेश इसके किस पे होते हैं? सरफेस पे होते हैं। इसलिए आप जब इसके पिछले वाले वीडियो आप जाकर देख लीजिए, वहां पे बताया गया होगा कि इसके बाहरी बिंदु पर अगर ये कोई यहां से स्मॉल डिस्टेंस पे कोई बिंदु है, तो यहां पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी E बराबर, आपने देखा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में R स्क्वायर, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी। इसका रेडियस इसका R था, तो इसके सरफेस पे कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में इसका जितना भी रेडियस है, ये R घटकर किसके बराबर हो गया था? R के बराबर हो गया था, तो क्यू बटे में R स्क्वायर हो गया था। लेकिन इसके अंदर अब इसके लिए कोई गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रा किया गया था, तो इसके अंदर कोई आवेश नहीं था, इसलिए इसके वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिली थी वो 0 मिल गई थी। तो इसके बाहर इतना, मतलब कोई चालक गोला है, इसके बाहर इतना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके सरफेस पे इतना, और इसके अंदर E = 0 मिल गया था। अगर ये वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप वहां पे जाके इसको देख लीजिए। जो लोग देख लेंगे उनको बहुत आसानी से ये दूसरा वाला वीडियो समझ में आने वाला है। अब हम यही चीज यहां पे देखेंगे कि अचालक गोले के वजह से बाहरी बिंदु पर, सरफेस पे और अंदर कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। तो बच्चों, अगर ये अचालक गोला भी है तो इसके बाहरी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो यही आएगी, इसके सरफेस पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो यही आएगी। लेकिन अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 0 ना होकर कुछ ना कुछ मिलेगा। देखो बच्चों, इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है, इसलिए अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो गई। इसके अंदर कोई आवेश नहीं होता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0। और देखिए, अचालक गोला है तो जहां पे चार्ज एक समान रूप से आवेशित है, मतलब कि अंदर भी उसी तरह से चार्ज है और उसके सरफेस पर भी है। तो अगर कहीं भी इसके अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और यहां से कोई गोला बनाएंगे, तो इसके अंदर भी आवेश रहेंगे और उनकी वजह से इस हर एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कुछ ना कुछ मान मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, इस बात को हम देख लेते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों, इस टॉपिक को। सबसे पहले बाहरी बिंदु पर, अगर जो इस टॉपिक को भी समझ जाएगा वो चालक अचालक किसी भी तरह से कोई भी पॉइंट पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है आप निकाल सकते हैं। तो मान लो कि ये जो कुछ भी है, मान लीजिए कि ये आपका एक अचालक गोला है और इस पे Q आवेश है। टोटल आवेश कितना है? Q है बच्चों, और इससे किसी बाहरी बिंदु पर, इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इस बिंदु पर। तो हमने पिछले वाले वीडियो में जो काम किया था वही काम करेंगे। यहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है गॉस के नियम के अनुप्रयोग से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गॉसियन पृष्ठ को ड्रा करना पड़ेगा बच्चों। तो यहां से जो कुछ भी दूरी है इस चार्ज की, मान लीजिए कि स्मॉल r है, इसको त्रिज्या मानते हुए एक हम गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे जो कि गोलीय होगा। देखिए बच्चों, ये एक हमने गॉसियन सरफेस इसके लिए क्या कर लिया? ड्रॉ कर लिया। अब देखिए बच्चों, ये एक गॉसियन सरफेस हो गया और इसके अंदर जो कुल आवेश है वो कितना है? Q है। ठीक है, हमें इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। यह अचालक गोला है, इसकी वजह से इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। बच्चों, अगर मान लीजिए कि कुल आवेश Q है और पॉजिटिव आवेश है, तो यहां से जो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी वो इधर की तरफ E, इधर की तरफ E, मतलब चारों तरफ वैद्युत बल रेखाएं किस तरह से निकल रही होंगी? बाहर की तरफ, इस तरह से। यहां पे यहां पे देखिए, ये वैद्युत बल रेखा हमेशा गॉसियन सरफेस से लंबवत होती है, ये आप जानते हैं। यहां पे मान लीजिए कि अगर यहां से निकलेगा तो ऐसे बाहर की तरफ,
ऐसे बाहर की तरफ। तो ये एक हमारा गोला है, तो गोले के हर एक बिंदु पर यहां से इसकी दूरी आर है, यहां से इसकी भी दूरी आर होगी, यहां से इसकी भी दूरी आर होगी, तो हर एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ही मिलेगी बच्चों। तो ठीक है, हमें ई निकालना ही है यहां से आर डिस्टेंस पे, तो इसका ई का डायरेक्शन बच्चों सबसे पहले अब हम यहां पे एक छोटा सा एक सरफेस एरिया लेंगे। मान लीजिए यहां पे एक हमने छोटा सा डीए सरफेस एरिया लिया, डीए पृष्ठ इसका क्षेत्रफल लिया। तो आप जानते हैं कि कोई भी अगर गोला है तो अगर इसका कोई छोटा सा पृष्ठ लिया जा रहा है यहां पर, तो इसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, हमेशा इसका टेंजेंट यहां पर ड्रा करेंगे तो टेंजेंट से अभिलंबोत इसका डायरेक्शन होता है इस छोटे से पॉइंट का। किसी भी बिंदु पर अगर हमें डायरेक्शन निकालना है किसी छोटे से एलिमेंट का, तो उसका हमेशा उससे उसके रेडियस के डायरेक्शन में ही उसका डायरेक्शन होता है, किसका, इस पृष्ठ का, इस क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, इसका डायरेक्शन होगा किधर की तरफ, बाहर की तरफ, किसके डायरेक्शन में, इसके रेडियस के डायरेक्शन में। तो ये इस बड़े वाले गोले का रेडियस आर है, इसके डायरेक्शन में ही यहां पे इस डीए एलिमेंट का भी क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो बच्चों अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस बिंदु पर इस सरफेस एरिया से कितना वैद्युत फ्लक्स पास करेगा, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, लिखेंगे डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा बच्चों वो कितना होगा, डी फाई ई होगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या फॉर्मूला है वैद्युत फ्लक्स का, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप जानते हैं E इंटू ए कॉस थीटा हो, अगर क्षेत्रफल कंप्लीट ए दिया गया हो तो यही फॉर्मूला होता है। यहां डी फाई लिया गया है क्योंकि ये छोटा सा क्षेत्रफल है, इसलिए यहां पर वैद्युत फ्लक्स भी छोटा मिलेगा, इसके पहले डी लगाया गया है। तो क्या हो जाएगा, ई डीए, मतलब एक स्थान पे यहां डीए हो जाएगा, और कॉस थीटा लिखना है यहां बच्चों। देखिए जिधर की तरफ ई है उधर की तरफ डीए है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, 0 डिग्री हो जाएगा। बच्चों ये निकाल रहे हैं हम, कहां निकाल रहे हैं, इस केस में जो हम निकाल रहे हैं ये जो गोला है इसके किसी बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो यहां पर लिख लेंगे गोले के किसी बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें 3 पॉइंट होंगे, एक तो बाहरी बिंदु, एक इसके पृष्ठ पर और इसके अंदर। तो अभी बाहरी बिंदु को हम निकाल रहे हैं, तो इस फॉर्मूले का हमने यूज किया बच्चों, यहां पे ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस दोनों का डायरेक्शन सेम होने की वजह से यहां पे कॉस 0 हो गया, डी फाई ई कितना हो जाएगा, अब देखिए E इंटू डी ए और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही ये कहा जाए कि ये तो छोटे से डीए एलिमेंट से जो वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है उसको निकाले, अब ऐसे पूरे इस सरफेस से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, इस पूरे पृष्ठ से कितना गुजरेगा, अगर इसको निकालना होगा कैसे निकालेंगे, इस दोनों पक्षों का अगर हम इंटीग्रेशन कर दे बच्चों तो ये निकल जाएगा। ऐसे डीए लेकर हर जगह को हम जोड़ दे तो हम बहुत आसानी से इसका क्या निकाल सकते हैं, वैद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा, इसका हम इसको समाकलन करेंगे, इसका तो फाई हो जाएगा, इसका समाकलन करेंगे तो ये देखिए हर जगह यहां पर भी ई है, यहां पर भी ई है, मतलब इस पूरे गोले पर वैद्युत क्षेत्र ई रहने वाला है, नियतांक रहने वाला, नियत रहने वाला है। तो ई नियत रहने वाला है तो इसका समाकलन नहीं होगा, डीए यही बदल रहा है, यही हम क्या कर रहे हैं, हर सबको जोड़ना है, डीए को ही जोड़ना है, तो किसका समाकलन होगा, डीए का। बच्चों अगर इसका रेडियस आर है तो किसी गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हो जाता है आपको पता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस अगर पूरे क्षेत्रफल को निकाला जाए तो इस पूरे डीए की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। तो इस डीए के स्थान पर हम 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पे फाई ई इक्वल टू कितना लिख सकते हैं आप, ई इंटू इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके साथ ही बच्चों इसका यूज किया गया है टोटल, मतलब कि आप इसका निकाला है सरफेस एरिया। अब चलिए फाई इक्वल टू इतना हो गया, अब लिखेंगे गॉस का नियम क्या कहता है बच्चों, गॉस का नियम
गॉस का नियम क्या कहता है बच्चों कि अगर कोई भी एक गॉसियन सरफेस है और उसके अंदर क्यू आवेश है तो इससे तू कुल कितना वैद्युत फ्लक्स पास करेगा। तो गॉस यही ने बताया कि फाई कुल जो वैद्युत फ्लक्स पास करेगा वो क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, जितना भी इसके अंदर चार्ज है, जितना भी आवेश है, और उसके बटे में एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स क्या करता है, बाहर होता है। तो गॉस के नियम से इस फाई ई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, फाई ई इक्वल लिख सकते हैं बच्चों कितना, फाई ई की वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा और ये इक्वेशन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। बच्चों यहां से देखिए, यहां पे तो इसका यूज किया गया है, पूरे एरिया को निकाला गया है। यहाँ पे ये डीए एरिया जो होता है वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इसको यहां पे यूज किया गया है। अब चलिए अगर यहां से देखा जाए तो इक्वेशन 1 से, मतलब कि इक्वेशन 1 से फाई की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखेंगे तो क्या होगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 से फाई ई का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं फाई ई इक्वल्स टू, यहां पे लिख दे रहे हैं, यहां शायद दिखाई ना दे तो ठीक है, यहां पर इसको लिख देते हैं ई इंटू, अब देखिए फाई ई का मान यहां पर रखना है तो इसका फाई ई का मान कितना, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या है, क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल्स टू अगर लिख रहा है बच्चों, इसको इधर लेकर जाना है तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 1/4 पाई ये आर स्क्वायर होगा इनटू में क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से E को थोड़ा सा सेट कर दो बच्चों, आर स्क्वायर को यहां लेकर चले जाओ, एप्सिलॉन नॉट को इधर लेकर चले जाओ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर। ये किसी अचालक गोले के बाहरी बिंदु पर, जो चालक गोले के बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी वही यहां पर भी आया कि ये कोई अचालक गोला है, ऐसे किसी बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, जबकि इस पे टोटल आवेश कितना है, प्लस क्यू है। तो E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर हो गया, इसको आपने क्या कर लिया, निकाल लिया। ये तो बाहरी बिंदु पर था बच्चों कि इस गोले के बाहरी बिंदु पर किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अब इसके सरफेस पे देखेंगे, इसके पृष्ठ पे कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, सारे एग्जाम में यहीं तक पूछा जाता है। आप अगर इसको कर लेंगे तो केवल अब इस आर का मान आपको क्या करना है, बदलना है। अंदर बदल जाता है, चालक के लिए कुछ और था, 0 था अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, और यहां के लिए कुछ और आएगा। क्या आएगा आप देखेंगे जब इसका, अभी हम इसका डेरिवेशन करेंगे। पृष्ठ पर कितना हो जाएगा, मान लो कि हम चाहते हैं कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, तो हम लिखेंगे गोले के पृष्ठ पर, अचालक गोले के पृष्ठ पर, अचालक गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा अचालक गोले के पृष्ठ पे। तो देखिए बच्चों, इसके पृष्ठ पे, इस बिंदु को हम कहां लेकर आ गए, इसके पृष्ठ पे, तो ये जो डिस्टेंस है यहां से स्मॉल आर था, अब इसको यहां पर लेकर आ जाएंगे तो यहां से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, अगर यही बस इतना ही दूरी इसका निकाला जाए तो कैपिटल आर हो जाएगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। तो पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल आर को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर लिख सकते हैं, बस इतना ही चेंज हो जाएगा। अतः वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हो जाएगी, सब चीज वही रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू भी वही रहेगा क्योंकि उतना ही आवेश है इसके अंदर उस गॉसियन पृष्ठ के, और बटे में यहाँ पे जो स्मॉल आर था वो किस रूप में बदल जाएगा, कैपिटल आर के रूप में बदल जाएगा। तो इसके पृष्ठ पर भी जो चालक गोले के लिए आया था वही अचालक गोले के लिए भी आएगा। बच्चों देखिए, आपसे जब नीट IIT JEE में या किसी बोर्ड में सवाल पूछा जाता है तो जो ये अब अंतिम में बताने जा रहा हूं कि अंदर आपसे कह देगा, आप एक चीज याद रखेंगे कि चालक गोले के लिए अंदर 0 होता है, तो पूछ देगा अचालक गोले के लिए क्या होता है। अगर आप चालक गोले के लिए 0 अंदर जानते हैं तो अचालक के लिए 0 लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अचालक गोले के लिए उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसको आपको क्या करना है, समझना है। तो चलिए अगला पॉइंट ये देखते हैं, ये तो इसके पृष्ठ पे निकल गया, पृष्ठ पे इतना ही होगा, ठीक है ना। तो ये दूसरा, इसके अंदर का दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट क्या है, अचालक गोले के
आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी बच्चों? अब इसको हमें निकालना पड़ेगा। मान लो बच्चों, अब ये तो हम इसको बिठा दे, बाहरी बिंदु पर तो निकाल चुके हैं, इसके आंतरिक बिंदु पर हमें देखना है। मान लो बच्चों, इसको भी हम बिठा लें यहां पे। अब बच्चों मान लो कि ये इसका रेडियस कैपिटल आर है, ये जो गोला है इसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर है। अगर मैं चाहता हूं इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, तो जिस बिंदु पर हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहां से हम दूरी लेते हैं इसका। मान लो कि ये कितना है? आर डैश है। ये दूरी कितनी है? आर डैश है। और इसको त्रिज्या मानते हुए हम क्या ड्रॉ करते हैं? एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं बच्चों। इसको त्रिज्या मानते हुए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो यहां इसके अंदर भी एक गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर लिया। बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि जब कोई बिंदु हमने यहां लिया था और यहां पे कोई गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया था, तो इसके अंदर कुल आवेश Q आ गया था। जितना इस पे आवेश था वो Q आ गया था। इसके सरफेस पर भी हमने ड्रॉ किया था दूसरा के वाला केस, तो इसके अंदर कुल आवेश कितना था? ये स्मॉल q ही था। लेकिन जब इसके अंदर अगर हम कोई गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे, तो क्या आपको लगता है कि जितना आवेश ये टोटल पूरे गोले पर था वो इसके अंदर आएगा? नहीं आएगा बच्चों। ये बाहर वाले आवेश क्या हो जाएंगे? बाहर ही रह जाएंगे। इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो आवेश आने वाला है वो इससे कम आएगा। तो इससे कम कितना आवेश आएगा उसको हम देखेंगे बच्चों। तो उसको अगर हम देखते हैं, मान लीजिए कि उसको हम क्या करते हैं, देखते हैं, तो इसके अंदर जो आवेश आने वाला है वो कितना हो जाएगा बच्चों? Q डैश। इसमें कोई और, यहां पे रेडियस इसका क्या हो जाएगा? इस केस में इस पे आवेश अब आपका Q ना होकर क्या हो जाएगा? Q डैश। और जो R, ये R क्या हो जाएगा? R डैश। और Q के स्थान पे क्या हो जाएगा? Q डैश। तो इसके अंदर कितना हो जाएगा अगर उसको हम देखें, तो इस फॉर्मूले का अगर यूज किया जाए तो E इक्वल्स टू आंतरिक बिंदु पे कितना हो जाएगा? सेम सारी चीजें वही रहेंगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्या बदलेगा? आंतरिक बिंदु पर ये आवेश बदल जाएगा और इसका यहां से ये डिस्टेंस बदल जाएगा। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं Q डैश बटे में R डैश का स्क्वायर। यही हो जाएगा। ये मान लीजिए कोई इक्वेशन, ये मान लीजिए ये इक्वेशन 3 था और ये मान लीजिए इक्वेशन 4 है आपका। अब यही Q डैश और R डैश का मान हम निकाल देंगे तो आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। इसके पहले बच्चों आपको पढ़ाया गया था कि आवेशों के सतत वितरण में क्या पढ़ाया गया था? एक आयतन आवेश घनत्व बताया गया था। आयतन आवेश घनत्व, अगर कोई चीज एक समान रूप से किसी सरफेस पर या किसी भी आयतन में एक समान रूप से आवेश क्या हो? वितरित हो, तो आयतन आवेश घनत्व आपको रो बताया गया था। और रो बताया था कि मान लीजिए कि उसके अंदर जितने भी चार्ज हैं Q और बटे में उसका वॉल्यूम हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब ये जो आयतन आवेश घनत्व होता है वो छोटा सा एरिया ले लीजिए, पूरा वॉल्यूम ले लीजिए, छोटा वॉल्यूम ले लीजिए, एक मतलब कितना भी वॉल्यूम लेंगे तो ये नहीं बदलता है। आवेश वॉल्यूम बदल सकते हैं। आवेश, और मान लो छोटा सा गोला लिए तो वॉल्यूम बदल जाएगा, बड़ा गोला लेंगे तो वॉल्यूम और बड़ा हो जाएगा। ये आवेश बड़े गोले पर ज्यादा हो सकता है, छोटे गोले पर कम हो सकता है, लेकिन ये दोनों का रेशियो हमेशा क्या आएगा? रो हमेशा सेम रहेगा। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आप जानते हैं कि आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व इस गोले के लिए क्या होगा? वो रो होगा। और रो बराबर हम क्या लिख सकते हैं? इस बड़े वाले गोले के लिए देखिए, इसकी त्रिज्या R है और इस पे कुल आवेश कितना है? Q है। तो कुल आवेश Q और बटे में वॉल्यूम लिखेंगे तो वॉल्यूम क्या होता है? मान लीजिए कि वॉल्यूम किसी गोले का क्या होता है, उसको हम लिख देंगे 4/3 पाई। और इस बड़े वाले का चार्ज लिया गया है, बड़े वाले का आवेश लिया गया है, तो बड़े वाले का रेडियस यहां लिया जाएगा, 4/3 पाई R क्यूब हो जाएगा। हमें इस Q बटे में R स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, Q डैश बटे R स्क्वायर, R डैश स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो उसी को हम निकालने चल रहे हैं बच्चों। अब देखिए यहां पर, अब इसके लिए हम इसी रो को निकालें, इस छोटे से जो इसके अंदर गोला ड्रा किया गया है, तो इसके अंदर कितना आवेश है बच्चों? Q डैश है। और इसका कितना आयतन हो जाएगा? 4/3 पाई। और इसका जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा? R डैश का क्यूब हो जाएगा।
ये हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों। अगर हम इसको अभी छोड़े, बस इसमें क्यू डैश बटे में आर डैश का स्क्वायर अगर हम बस इतना ही लिखें तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम देख सकते हैं बच्चों। इसको छोड़ दें, बस इन्हीं दोनों की अगर तुलना करें तो आप देखिए 4/3 से 4/3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहां पे पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर यहां पे लिखा जाए तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं, यहां पे इसी चीज को, तो इसको लिख सकते हैं क्यू बटे में कैपिटल आर क्यू, और इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों, क्यू डैश, और बटे में ये आर डैश का क्यूब है। क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं आर डैश का स्क्वायर इंटू आर डैश, लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों। अब हमें किसकी वैल्यू बस निकालनी है, इस क्यू डैश बटे में आर डैश स्क्वायर का, मतलब इसकी वैल्यू बस लिखनी है। तो अगर यहां से लिखा जाए तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, क्यू डैश बटे में आर डैश के स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी, इस आर डैश को इधर लेकर आइए तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। तो क्यू डैश, क्यू डैश नहीं, क्यू है, टोटल आवेश क्यू है, और ये कितना है, आर डैश है, और बटे में कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। ये आर डैश यहां से ऊपर जाएगा, बटे में यहां पर ऊपर जाएगा, तो केवल इसका मान हम रख दिया, ये ऊपर जाएगा, बटे में आर क्यूब है ही है। अब हम क्या लिखेंगे यहां से बच्चों, ये समीकरण मान लीजिए कोई 5 है, ये समीकरण क्या है, 5 है, तो लिखेंगे समीकरण 5 से क्यू डैश बटे में आर डैश स्क्वायर का मान समीकरण 4 में रखने पर कितना हो जाएगा बच्चों, इसका मान यहां पर रख दीजिए। तो अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां पे कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे क्यू डैश बटे में आर डैश स्क्वायर का मान इसमें अगर रखा जाएगा तो आप देखिए यहां से कितना आया, ये क्यू आर डैश बटे में आर क्यूब, यहां पे बटे में आर क्यूब हो जाएगा। एक्चुअली यही होता है आपका फार्मूला, यही होता है। लेकिन इसको और थोड़ा सा सेटिंग कर ले, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए बच्चों, तो आप देखें यहां पर कि इस क्यू बटे में ये आर क्यूब का मान हम क्या लिख सकते हैं। यहां पे देखिए क्यू बटे में आर क्यूब यहां पे आया है, अगर इस आर डैश को छोड़ दिया जाए तो क्यू बटे में आर क्यूब का जो मान लिख सकते हैं बच्चों, अगर इस 4/3 पाई को इधर लेकर जाया जाए तो क्या हो सकता है, यहां पे क्यू बटे में आर पाई का मान। तो अगर यहां से देखें तो क्यू बटे में आर क्यूब का मान जो होगा बच्चों, अगर यहां से देखा इसमें ध्यान से, भले ये इसके लिए कटा है लेकिन इसके लिए अगर ध्यान से देखा जाए तो 4/3 पाई इधर चला आएगा। ये अगर इतना निकालना है तो ये इसका मान कितना हो जाएगा, बटे में है तो ये ऊपर चला आएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा 4/3 पाई इंटू रो हो जाएगा, 4/3 पाई इंटू रो हो जाएगा। और इसमें अगर इन दोनों का यूज करके अगर हम इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखें, मतलब इसके स्थान पर ये वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये कितना हो जाएगा, क्यू बटे में आर क्यूब का जो मान है वो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए यहां पे। अगर इसकी वैल्यू को पुट किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 पाई रो, और इनटू में ये आर डैश है तो इनटू में आर डैश रहने दो। अब चलिए यहां पे पाई से पाई को काट दो बच्चों, 4 से 4 को काट दो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना हो, यहां पे एप्सिलॉन नॉट, तो रो बटे में एप्सिलॉन नॉट एंड ये आर डैश बटे में 3, यही आपका इसके आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है। थोड़ा सा आपको यहां से जटिल लगेगा बच्चों, लेकिन यही तो जटिलता, यही जटिल चीजें किससे पूछ दी जाती है, अच्छे परीक्षाओं में पूछ दी जाती हैं और वहां पर आप घबरा जाते हैं। आपसे देखिए ये थोड़ा सा समान है, हर जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर के फॉर्म में सारा फार्मूला आया है, लेकिन ये फार्मूला कुछ अलग आ गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी अचालक, चालक नहीं बच्चों, चालक के अंदर तो 0 होता है, लेकिन अचालक गोला हो, उसके किसी आंतरिक बिंदु पर जो कि उसके केंद्र से उसकी दूरी r डैश हो, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है, तो बच्चों E
इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर डैश, मतलब ये दूरी आर, कोई आर लेता है कोई आर डैश लेता है, हम आर डैश लिए हैं क्योंकि बाहर स्मॉल आर ले चुके थे, तो ये आर डैश बटे में 3 हो जाता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके वनडे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। यूपी बोर्ड के लिए तो वो चालक गोले के कारण बाहरी बिंदु पर, पृष्ठ पर और आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है वो आप पढ़िए, लेकिन उसके साथ और भी सारी परीक्षाओं आपको देनी है, तो उसके लिए ये सारी चीजें भी आपको जाननी है। बच्चों बस 2 मिनट और लगेगा जिसमें हम आपको बता देंगे कि कोई अगर खोखला गोला हो, अंदर से खाली गोला हो, तो उसकी वजह से बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, उसके पृष्ठ पर कितनी होगी और उसके अंदर कितनी होगी। तो अब इसको हम देखते हैं। कद हाँ बच्चों, अगर ये जो गोला आपका खोखला है, खोखला है तो इसके बाहरी बिंदु पर, इसके सरफेस पर और इसके अंदर पूछ सकता है। देखिए 3 केसेस है, एक तो सॉलिड धातु का गोला था, चालक गोला था, एक अचालक गोला था, उसकी वजह से अंदर बाहर और उसके पृष्ठ पर हमने निकाले। बच्चों अगर कोई खोखला गोला हो, चालक हो या अचालक हो, उसके सरफेस पे जब खोखला है, अंदर से बिल्कुल सेल जैसा है, तो उसका सारे जो चार्ज होंगे कहां पे होंगे, उसके पृष्ठ पर ही होंगे, ठीक है, उसके अंदर नहीं होंगे। तो इसके वजह से भी बाहरी बिंदु पर सेम वही प्रोसेस होगा और बाहरी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी यहां से स्मॉल और डिस्टेंस पर, वो बाहरी बिंदु पर कितना होगा, बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, खोखले गोले के लिए बच्चों, ये कैसा गोला है, खोखले गोले के लिए, इसमें क्या कैसा खोखला गोला होना चाहिए, ये किसके लिए लिखा जा रहा है, खोखले गोले के लिए। पहला कंडीशन है कहां पे, उसके बाहरी बिंदु पर। E बराबर कितना हो जाएगा, जो फॉर्मूला आया था 1/4 पाई, सेम कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, इसमें Q ही आवेश है, कितने आवेश है, Q। इसका फिर से हम सरफेस ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस निकालेंगे तो यही वैल्यू आने वाली है, कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R स्क्वायर। दूसरा कंडीशन है इसके आंतरिक बिंदु पर कितना होता है, आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर, सॉरी आंतरिक नहीं, अभी इसके पृष्ठ पर देखेंगे, किस पर देखेंगे, पृष्ठ पर, पृष्ठ पर कितना होगा बच्चों, इस बिंदु को इसके पृष्ठ पे लेकर आएंगे तो इसका रेडियस r हो जाएगा, तो पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल r की जगह पर हमें किसको पुट करना पड़ेगा, कैपिटल R को, तो E इक्वल क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में कैपिटल R स्क्वायर। इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी आने वाली है। अब देखिए आंतरिक बिंदु पर तीसरा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर, अब इसके अंदर लेकर आएंगे तो इसके अंदर कोई आवेश ही नहीं है, अगर कोई हम गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे तो इसके अंदर कोई आवेश ही नहीं रहेगा, तो आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। तो याद रखिए बच्चों, धातु का गोला हो, अधातु का गोला हो, कैसा भी गोला अगर खोखला है ना, तो धातु के गोले का जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहरी बिंदु पर आया था, पृष्ठ पर आया था, अंतर आया था, वही इसके केस में भी आने वाला है कि बाहरी बिंदु पर इतना, चालक गोले में जितना आया था उतना ही है, उसके पृष्ठ पर उतना ही है, मतलब कि कोई भी गोला हो, धातु का हो, अधातु का हो, खोखला हो, तीनों केस में ये वाला मान नहीं बदलने वाला है, ये सेम रहेगा। तीनों केस बस आंतरिक बिंदु पर देखना है, अगर धातु का गोला हो तब भी 0, अगर खोखला गोला हो तब भी आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, लेकिन अगर कोई कैसा गोला हो, अधातु का गोला हो, कैसा हो, अधातु मतलब धातु ना हो, वो इंसुलेटर प्लास्टिक और ग्लास जैसा हो, कांच जैसा हो, तो अभी आपने देखा कि इसके आंतरिक बिंदु पर, मान लीजिए कि यहां से R डैश पे कोई बिंदु ले लें, तो इसके इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितनी आई थी, अभी निकाला गया है रो, इसका जो आयतन आवेश घनत्व है बटे में एप्सिलॉन नॉट, और ये जो जितना भी दूरी है R डैश और बटे में 3 होता है, ये इसके आंतरिक बिंदु पर होता है। तो केवल आंतरिक बिंदु पर इन तीनों में मान का क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है, आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, बाहरी बिंदु पर और पृष्ठ पर तीनों में सेम आएगा, और कितना वैल्यू रहेगा तीनों में, धातु का गोला हो, अचालक गोला हो, चालक गोला, खोखला हो, कैसा भी है, उसके बाहरी बिंदु पर इतना, उसके पृष्ठ पर इतना, अंदर किसके किसके लिए, धातु के गोले के लिए और आपके खोखले गोले के लिए अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर ये अधातु का गोला है तो इसके अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर r डिस्टेंस पर इसके सेंटर से लिया जाए, इसके केंद्र से लिया जाए, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी हो जाती है। तो बच्चों मुझे लगता है कि आप
इन सारी बातों को समझ चुके होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो। गॉस लॉ पे जितने टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उस न्यूमेरिकल को बताया जाएगा, उसके ट्रिक को बताया जाएगा, और आप चुटकियों में गॉस लॉ पर जो भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों बाय बाय, टाटा।